Hello students, hope you all are fine. Okay, so the last lecture we have seen that what are the modes of nutrition and what are the life processes. हमने ये देखा था कि सर्वाइव करने के लिए बेसिक नेसेसरी कौन कौन सी चीज़ें होती है विच वी नीड टू पजेस, क्या क्या ऐसा करना होता है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जिसमें से एक फर्स्ट प्रोसेस वॉज न्यूट्रिशन. ओके, सो नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखे थे कि कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं. होपफुली आप लोगों ने इसको बुक से पढ़ा होगा. यू हैव सीन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि प्लांट अलग तरीके से करते हैं, इंसेक्ट्स आर हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमन्स आर हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली. नाउ वंस अगेन वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. एक बार और समझने की कोशिश करते कि एक्चुअली न्यूट्रिशन होता क्या है. न्यूट्रिशन इटसेल्फ इज़ अ होल प्रोसेस. पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन बोलते हैं. आपने फूड इनटेक किया और आपने उसको यूटिलाइज़ किया. यूटिलाइजेशन मतलब उसको यूज़ किया फॉर एनर्जी पर्पज़, मेंटेनेंस के लिए आपकी बॉडी के, फिर ग्रोथ के लिए. ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिशन बोलेंगे. अगर थोड़ा डिटेल में डिफाइन करेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट पार्ट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फूड को इनटेक करना, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और उस एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ओके, नाउ let's understand that how we are getting energy from the food. What are the different types of food? फूड या न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं. ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स लिया, फैट्स लिया, तो वो हमारी बॉडी में अंदर जाकर क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. उसके अलावा प्रोटीन और मिनरल्स क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, मतलब आपके नेल्स बन रहे हैं, आपके हेयर्स बन रहे हैं, आपके मसल्स बन रहे हैं. ये सब किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से. और रेगुलेटिंग फूड, विटामिन एंड मिनरल्स. रेगुलेटिंग फूड मतलब आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं. ऑस्मोसिस हो गया, हीमोस्टेसिस हो गया, आपका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें विटामिन और मिनरल्स करते हैं. वी विल सी इन फर्दर चैप्टर्स दैट हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग. Okay, so what is the definition of food or nutrient? It is a substance which an organism uses as an energy source and provide raw materials for the biosynthesis of body constituents. आपको ये समझने की ज़रूरत है biosynthesis of body constituents मतलब क्या. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मसल्स, आपके मसल टिश्यूज़ है, मसल टिश्यूज़ को बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है. तो आप जो प्रोटीन एज अ रॉ मटेरियल खाते हो वही अंदर जाकर क्या करेगा? आपको मसल्स बनाने में हेल्प करेगा. फिर आपके हेयर्स बन रहे हैं, नेल्स बन रहे हैं, तो वो भी प्रोटीन की हेल्प से बन रहे हैं. ठीक है, सो रॉ मटेरियल आप खा रहे हो और वो अंदर जाकर सिंथेसाइज कर रहा है किसी और चीज़ को. दैट्स वाई वी आर सेइंग बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके, नाउ वी ऑल आर नोइंग वेरी वेल कि प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. सिंस अ स्मॉल क्लास कंटिन्यूसली वी हैव बिन लुकिंग इनटू इट. हम पढ़ते हुए आ रहे फोटोसिंथेसिस होता है. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं. क्लोरोफिल होता है प्लांट में और एज अ रिज़ल्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और शुगर बनती है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं. नाउ इसी चीज़ को हमें इस चैप्टर में डिटेल में देखना है. देयर विल बी सम न्यू टर्मिनोलॉजीज, न्यू कॉन्सेप्ट्स, इसलिए उसको ध्यान से सुनना और समझना. नाउ फोटोसिंथेसिस, पहले तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू मेक. जहाँ पर भी आपको फोटो आता है, इन लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप फोटो सुनते हो तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज़ रिलेटेड टू लाइट. फोटो इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लाइट. ओके, तो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट टू मेक, मतलब कि लाइट की हेल्प से अगर आप कुछ बना रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं. नाउ if we will look into the definition, a deeper one, detailed one definition, so the green plants use photosynthetic process to synthesize their food. synthesize मतलब किसी चीज़ को बनाना.
Photosynthesis is the only process in by which solar energy is trapped by autotrophic organism. सोलर एनर्जी को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ट्रैप करते हैं. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमारा मतलब है प्लांट, and converted into food. In this process, rich compounds like carbohydrates and water in the presence of chlorophyll and sunlight with oxygen is liberated as a byproduct. क्या क्या बनता है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है. किसकी हेल्प से बनता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से बनता है. नाउ लेट्स इलेबोरेट द डेफिनेशन कि कैसे होता है. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि रॉ मटेरियल प्लांट क्या क्या यूज़ कर रहा है. सनलाइट यूज़ कर रहा है, वाटर यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है एंड क्लोरोफिल. बाकी तीन चीज़ें तो आपको समझ में आएगी, पर क्लोरोफिल क्या होता है? बार बार हम बोलते हैं क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट. बट व्हाट इज़ पिगमेंट? पहले ये समझो कि पिगमेंट क्या होता है. अब आप जहाँ पर भी पिगमेंट सुन रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए पिगमेंट मतलब कलर्ड सब्सटेंस. कहीं पर भी अगर पिगमेंट प्रेजेंट है मतलब कि वहाँ पर एक कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है. और पिगमेंट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो प्लांट में होता है. उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे पिगमेंटेड सब्सटेंसेस प्लांट्स में होते हैं. जेंटोफिल्स होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं. जैसे आपका कैरेट है तो कैरेट के अंदर कैरोटीन होता है जो उसको रेडिश या ऑरेंज कलर देता है. ओके, बहुत सारे ऐसे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. तो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट. कहीं पर भी पिगमेंट आ रहा है मतलब कि कलर्ड सब्सटेंस है. नाउ प्लांट सेल में ये कलर्ड पिगमेंट, ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में ये कलर पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट? जैसे प्लांट सेल की दूसरी सेल ऑर्गेनली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ है, न्यूक्लियर एनवलप है. वैसे ही क्या होता है, वैसे ही प्लांट में एक ऑर्गेनली होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द क्लोरोफिल. ओके, नाउ लेट्स इलेबोरेट द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि कैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. नाउ यू कैन सी ये हमारा एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का. यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है. सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन आपको दिखेगी. ओके, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन. और दूसरा आप देखो इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. अब यही मेम्ब्रेन क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पर लेमेला बना रही है. ये जो आप लेमेलास देख रहे हो, ये लंबी लाइन देख रहे हो, दिस इज़ द लेमेला. इस लेमेला को, मेम्ब्रेन को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? लेमेला बोल रहे हैं. नाउ दिस लेमेला आर मेकिंग द थैलेकॉइड्स. थैलेकॉइड्स किसको बोल रहे हैं हम? दिस क्लास स्ट्रक्चर, ये जो कॉइन जैसा आपको गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? थैलेकॉइड्स बोलते हैं. जब ये स्ट्रेट होती है तब इसको हम लेमेला बोलते हैं, और जब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होती है तो तब इसको हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं. अब थैलेकॉइड्स हम दो तरीके से देख सकते हैं. पहला हम स्ट्रोमा थैलेकॉइड बोलते हैं, दूसरा हम ग्रेना थैलेकॉइड्स बोलते हैं. सी, जब ये थैलेकॉइड्स बहुत अच्छे से पैक्ड है तब हम इसको पूरे को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे. कॉइन, आप कॉइन को एक के ऊपर एक रख दो, जमा दो, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? वैसा ही ये थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर बनता है. किससे बना हुआ है? लेमेला से. लेमेला मतलब क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन ओनली. मेम्ब्रेन ही आपस में गोल 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 ओवरलैप होकर क्या बनाया है? ग्रेनम बनाया है. और कहीं कहीं पर ये मेम्ब्रेन कैसी है? ऐसे लाइन वाइज है, एक दूसरे से पैरेलल है. ठीक है, उसके अलावा ये तो एक पार्ट हो गया, थैलेकॉइड्स हो गया या ग्रेनम हो गया. दूसरा पार्ट जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो आप देखो स्ट्रोमा. स्ट्रोमा यहाँ ग्रीन कलर्स को बताया गया है. इट इज़ एक्चुअली द मैट्रिक्स. जैसे आपके सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जैसे आपके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, जो लिक्विड मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. स्ट्रोमा जब भी आप सुनोगे आपको याद आ जाना चाहिए कि दिस इज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स फिल्ड इन द क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. नाउ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ग्रेनम. ये जो आपको ग्रेना दिख रहा है, ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस क्लोरोफिल इज वर्किंग, कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है प्लांट में. ओके,
ओके, नाउ फर्स्ट थिंग वी विल सी कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में कहाँ होता है। हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन पिगमेंट को ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोलते हैं, मतलब कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऑब्वियसली ये प्लांट के उन पार्ट्स में होगा जो ग्रीन होंगे, मीन्स द लीव्स। Generally leaves and the stem of the tender stem of the small plants are green. Okay, so they are consisting the chlorophyll. अब वहाँ पर कहाँ होता है, तो ये आपके सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ लीफ। यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे एट फर्स्ट एडेक्सियल एपिडर्मिस एक फर्स्ट लेयर है, फिर पेलिसेड्स मीजोफिल से, उसके अंदर आप देखो कि छोटे छोटे डॉट्स को क्लोरोफिल बताया गया है। तो ये जो पेलिसेड सेल्स होते हैं, दीज आर द मेन सेल्स कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जो स्टोमेटा होता है प्लांट में, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट वी विल सी लेटर के वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है। पर फिलहाल हम ये देखेंगे कि स्पेशली दिस पेलिसेड सेल्स है, यहाँ पर क्या होता है आपको, दिस सेल्स आर हैविंग द फंक्शन टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। इन्हीं सेल्स की वजह से क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रॉपरली हो पाती है। वाई? बिकॉज दिस इज कंटेनिंग द chloroplast. Okay, and chloroplast is containing the chlorophyll which can trap the solar energy and convert it into chemical energy. अब कैसे ये पूरी प्रोसेस हो रही है, now you can see here we are having the complete reaction of photosynthesis. कैसे photosynthesis होता है ना, 6CO2 जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, दे फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आप यहाँ पर देखो ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो ये होगा। ओके, सो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस क्या होती है, दो फेजेस में कंप्लीट होती है। एक बार आप फिर देख लो कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दे आर मेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है, लाइट रिएक्शन। लाइट फेज में क्या होता है, सोलर एनर्जी यूज़ होती है। लाइट फेज में प्लांट इज़ यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज़ कर कर वो आधा काम कर लेता है। लेकिन डार्क फेज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ ये रात में होती है या सोलर एनर्जी के एब्सेंस में होती है। डार्क फेज इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन सोलर एनर्जी, मतलब कि अगर सोलर एनर्जी हो या ना हो, दोनों ही केस में क्या होगी, डार्क रिएक्शन पीछे चलती जाएगी। ये बैक स्टेज वाला काम है कि पीछे रिएक्शन अपना काम करती रहेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो लाइट रिएक्शन इज टेकिंग इन ग्रैना। क्योंकि ग्रैना में क्या है आपको पता है, आपने भी देखा कि ग्रैनम क्या है, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्रैनम में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, ग्रैना में होगी। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, द लिक्विड मैट्रिक्स इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। अब आप एक बात ये समझिए कि कैसे लाइट एनर्जी ट्रैप होती है। लाइट के एक्चुअली क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं, स्मॉल एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं। जब लाइट आती है और लीफ पर गिरती है, जब क्लोरोप्लास्ट पर गिरती है, तो क्लोरोप्लास्ट उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ दिस पैकेट्स। ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब, मतलब एनर्जी का एक पैकेट आया, एनर्जी का दूसरा पैकेट आया, इन दिस फॉर्म द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैसे आप इजीली यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हाउ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। क्या क्या हो रहा है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, देखो क्या होगा। आप देखो नीचे से H2O जा रहा है और ऊपर से O2 बनकर निकल रहा है, मतलब कि हमने वहाँ पर जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज़ किए थे वो क्या बनकर एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पर प्लांट सेल से, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमें प्लांट से मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, बिकॉज ऑफ दो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आप देखो ये लाइट एनर्जी सीधी ग्रैनम पर पड़ रही है। नाउ अगेन रिकॉल कि ग्रैनम के अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है, अवर ग्रीन पिगमेंट, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इस लाइट एनर्जी को क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है। कैसे ट्रैप कर सकती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स के फॉर्म में क्या कर सकती है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकती है। नाउ जब ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगी तो ये क्या करेगी,
ATP बनाएगी और NADPH बनाएगी। ATP और NADPH क्या है? ATP एंड NADPH आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी कैसे हुई? आप अभी सोचो कि अगर हम बैंक में FDs बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर पैसे जमा करते हैं, मतलब कि हमने बॉन्ड्स बनाए। जैसे जैसे हम पैसे जमा करते हैं वहाँ एनर्जी जमा होती जाती है हमारी, और जब हम उन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो वो हमें पैसे वापस मिल जाते हैं। इन द सेम वे इन केमिस्ट्री जब बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि ATP बना, तो ATP इज बेसिकली द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, A प्लस 3P, ये 3P के बीच में जो बॉन्ड बना ये क्या है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जब बॉन्ड टूटेगा, इसमें से एक P निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटने पर क्या होगी? हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड्स बने हुए थे, दिस बॉन्ड्स वर हैविंग एनर्जी। इसमें क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। नाउ अगेन सी, ATP बनेगा, ये लाइट एनर्जी को यूज़ कर ATP बनेगा और NADPH बनेगा। अब ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में जाएगा। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? इन द स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन ग्रेनम के अंदर हो रही है और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? इन द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। तो ये वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर क्या काम करेगा? CO2 को शुगर में कन्वर्ट करेगा। अगेन इफ़ यू कैन सी हियर, हमने देखा था 6 CO2 था हमारे पास, ओके। हाउ मेनी CO2 वी आर हैविंग? 6। तो 6 CO2 में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। और हमारे ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम लग रहे हैं? 6 कार्बन एटम लग रहे हैं। मतलब कि ये CO2 ही आगे जाकर हमारा क्या बन गया है? ग्लूकोज बन गया है। यहाँ पर जो वाटर यूज़ किया था हमने, ये वाटर ही आगे जाकर हमारा क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। क्योंकि यहाँ पर वाटर में कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं? 6 ऑक्सीजन लग रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल रहे हैं? 12। बाकी के ऑक्सीजन कहाँ से आए? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स से आए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का काम कहाँ पर हो रहा है? इन द डार्क साइकिल। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये CO2 है नीचे से, और ये ऊपर जाकर क्या हो रहा है? शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो थ्रू दिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन द होल प्रोसेस ऑफ द photosynthesis is completed. Now I hope you have understood this process very well. If there are any confusion you can ask me, and again go through the video and the content of your book for proper understanding. Now one more thing which you have to keep in mind, कि again and again we are saying कि plant is consuming, लीफ है तो हम बार बार क्या बोलते हैं कि लीफ इज टेकिंग CO2 ओके फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इट इज़ गिविंग ऑक्सीजन। ये हमारा एक कंसेप्ट है। हमें यही पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और O2 देती है, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन वो वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। वाइल respiration plants also take O2 and gives out CO2 ओके। जब हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं और O2 दे रहे हैं, तो डेट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है प्लांट के लिए? फूड बनाने की प्रोसेस है। फूड बनाने के प्रोसेस में प्लांट क्या करेंगे? इन फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट विल टेक CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव ऑक्सीजन, बट वाइल रेस्पायरिंग, जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तब आप ये ध्यान रखो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर वो O2 ही लेते हैं और CO2 ही देते, ठीक है। नाउ कीप दिस क्लियर इन योर माइंड कि रेस्पिरेशन प्लांट्स वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे एनिमल्स करते हैं, O2 एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 देते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते टाइम प्लांट क्या करते हैं? CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। पूरे दिन सनलाइट होने की वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए वो CO2 एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ऑक्सीजन देते रहते हैं, ओके। Okay, now next thing what we will see is the role of stomata. Now first thing, stomata where they are present, कहाँ होते हैं stomata plant में? तो जो लोअर एपिडर्मिस होती है प्लांट लीफ की, वहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काम क्या होता है स्टोमेटा का प्लांट में। दो चीज़, टू एलिमिनेट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट। जैसे हमें स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी से वाटर इवेपोरेट होता है, वैसे ही प्लांट से जो एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है एक्स्ट्रा वाटर की, उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ डन थ्रू द स्टोमेटा। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे अभी हमने देखा कि
प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। सो इन दैट केस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज डन थ्रू द स्टोमेटा। क्योंकि मैं बोल रही हूँ एक पोर होता है, पोर मतलब छेद होता है, तो ये खुलता है और बंद होता है। नाउ फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस पोर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हियर यू कैन सी वेरी वेल, आप दो डायग्राम्स देख रहे हो, दोनों ही डायग्राम्स में आपको एक जगह स्टोमेटा बंद दिख रहा है और एक जगह स्टोमेटा खुला दिख रहा है। दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा एंड दिस इज द ओपन स्टोमेटा. Now for understanding this more clearly, let's first understand the concept of diffusion and osmosis. In class we have already discussed this concept in detail. Again you have to recall it so that there would be no confusion in it. Okay, now see, अगर आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हो तो डिफ्यूजन के लिए यहाँ पर जैसे मैंने कुछ सेंट स्टिक्स बना दी, अगरबत्ती होती है जैसे, ठीक है। अगर हम अगरबत्ती की बात करें, हम उसको रूम के एक कॉर्नर में जलाएंगे, इन कॉर्नर ए, और ये रूम का दूसरा कॉर्नर है कॉर्नर बी। अब मान लो अभी यहाँ पर कि बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो एयर के थ्रू क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये धीरे धीरे एयर के थ्रू डिफ्यूज़ होंगे और क्या होंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे। शुरू में आपको सिर्फ यहाँ से स्मेल आएगी, फ्रेगनेंस आएगी, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन फील इट हियर ऑल्सो। तो क्या हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होने लगे, पूरे रूम में फैलने लगे, मतलब ये अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ होने लगे। ओके, डिफ्यूज़ होने लगे मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन दिस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम जनरली डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें ना कोई आपको मेम्ब्रेन की ज़रूरत है ना कुछ, ठीक है। बट ऑस्मोसिस थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। हाउ ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन? सी, ऑस्मोसिस में मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर बीच में एक मेम्ब्रेन लगाऊंगी। ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्यूशंस के बीच होता है, सॉल्यूशंस के बीच होता है और उसके बीच में मेम्ब्रेन लगेगी। अब आप मानो कि यहाँ पर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों में पहले मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सॉल्वेंट वेरी वेल कि सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे हमने पानी में शक्कर घोली है, तो उसमें पानी क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट हुआ, और शक्कर क्या हुई, हमारी सॉल्यूट हुई। तो मैंने सेम क्वांटिटी में मान लो यहाँ पर क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। बट नाउ व्हेन एडिंग ऑन सॉल्यूशन सॉल्यूट, जब मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करूँगी तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करूँगी। वन साइड आई विल ऐड मोर सॉल्यूट एंड अदर साइड आई विल ऐड लेस सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या हुआ, अब आप मुझे बताओ कि जहाँ मैंने ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया है वहाँ कंसंट्रेशन क्या होना है, फॉर श्योर ऑब्वियसली वहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, मोर हाईली कंसंट्रेटेड। और जहाँ मैंने लेस सॉल्यूट ऐड किया है वहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, इज़न्ट इट। तो क्या होना होगा इसमें, हमने अभी देखा डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। इस हिसाब से चीज़ें क्या होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन पर है और ये लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज़ ऑन हायर कंसंट्रेशन, दिस इज़ ऑन लोअर कंसंट्रेशन। बट ऐसा नहीं होता है सॉल्यूशंस के केस में। क्या होता है, स्पेशली जब बीच में आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन नाउ कि द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाएगा। सॉल्वेंट क्या है, दिस येलो पार्ट, सॉल्वेंट इज़ द येलो पार्ट जो ज़्यादा है हमारे सॉल्यूशन में। जैसे पानी हुआ, शक्कर पानी के घोल में पानी क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आप इजीली देख सकते हो कि हियर सॉल्वेंट इज़ इन मोर कंसंट्रेशन एंड हियर सॉल्वेंट इज़ इन लेस कंसंट्रेशन। सॉल्यूट के कंपेयर में यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, तो हो तो डिफ्यूजन ही रहा है। सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑस्मोसिस के लिए आपके पास? वन थिंग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये होना चाहिए कि दिस इज़ अकर इन सॉल्यूशंस, जबकि डिफ्यूजन में आपको क्या नहीं लगती है, कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, वो गैसेस में होता है, और ये किस में होता है, सॉल्यूशन में होता है। वहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अपने थ्रू पास होने देती है। तो अगर आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से स्टोमेटा खुलता और बंद कैसे होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें हो रही है। जब स्टोमेटा खुलता है तब बाहर से जो
गैसेस होती है वो अंदर आती है, अंदर की बाहर जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। लेकिन जब स्टोमेटा बंद होता है तब ऐसा कुछ नहीं होता है, और खुलना और बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस। नाउ हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑस्मोसिस, लेट्स अंडरस्टैंड। यू हैव सीन द बलून्स, वाटर बलून। जब हम वाटर बलून में पानी भर देते हैं तो क्या होता है, वो थिक रिजिड हो जाता है, एक शेप अटेन करता है। अब हम यहाँ पर स्टोमेटा बनाकर देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है। स्टोमेटा में आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि स्टोमेटा के आसपास, हियर दिस यू कैन सी द सेल, एसेसरी सेल। ये कौन सा सेल है, एसेसरी सेल्स। और स्टोमेटा में आप देख सकते हो इजीली कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके आसपास एसेसरी सेल होते हैं। अब हमने क्या देखा, ये हमारे पास स्टोमेटा है और ये उसमें क्लोरोप्लास्ट है। अब हमने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि शुगर बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर मेकिंग शुगर। अब ये शुगर क्या है, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व है, सॉल्यूबल है। तो वो क्या करेगी, स्टोमेटा के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, स्टोमेटा के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है, उसमें ये शुगर डे टाइम में क्या होगी, डिज़ोल्व होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिज़ोल्यूशन ये शुगर क्या करने वाली है, स्टोमेटा का कंसनट्रेशन बढ़ा देगी। क्योंकि ये पानी में क्या हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है, इसलिए ये क्या करेगी, कंसनट्रेशन बढ़ा देगी स्टोमेटा का। अंदर का जो उसका स्टोमेटा के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसका कंसनट्रेशन, अगर आप पानी में शक्कर घोलोगे और चाशनी बनेगी तो पानी का कंसनट्रेशन कम होता है पर चाशनी का ज़्यादा होता है, तो कंसनट्रेशन बढ़ा देगी। जिसकी वजह से क्या होगा, इसके आसपास जो आपने अभी देखे थे सेल्स बने हुए थे, एसेसरी सेल्स बने हुए थे, यहाँ से पानी स्टोमेटा के अंदर आएगा। क्योंकि अंदर का पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया है, इसलिए ये वाटर क्या करेगा, रश कर कर अंदर आएगा ताकि वो कंसंट्रेशन को क्या कर सके, नॉर्मल कर सके, बैलेंस कर सके। नाउ ये तो हो गई डे टाइम की बात। तो इसलिए क्या होता है, जब पानी अंदर आता है तो स्टोमेटा स्वेल्ड अप हो जाते हैं। ये जो गार्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं और फूल कर क्या करते हैं, बीच में ये ऐसे होलो स्पेस बना लेते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओके, नाउ ये डे टाइम की बात हो गई। इन नाइट टाइम अब क्या है, सेल को अभी ज़रूरत नहीं है शुगर की। नाउ सेल डजंट नीड शुगर, तो वो उस टाइम पर क्या करेगा, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। शुगर विल कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब क्या हो रहा है, ये स्टार्च बिल्कुल भी पानी जो स्टोमेटा का मैट्रिक्स है उसमें सॉल्यूबल नहीं है। अगर आप अभी पानी में रेत डाल दोगे तो रेत पानी में सॉल्यूबल नहीं है, तो वो नीचे जाकर बैठ जाएगी, तो पानी का कंसंट्रेशन वैसा के वैसा ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, ये स्टार्च बिल्कुल भी अभी स्टोमेटा के मैट्रिक्स में सॉल्यूबल नहीं है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये क्या नहीं होंगे, मैट्रिक्स में सॉल्यूबल नहीं होंगे। दैट इज़ वाई क्या होने वाला है, ये जो गार्ड सेल्स थे हमारे आसपास, इसने जो पानी यहाँ से स्टोमेटा में आया था वो वापस क्या हो जाएगा, सेल्स में चला जाएगा। ओके, दैट्स वाई द स्टोमेटा विल श्रिंक। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होने की वजह से इट विल क्लोज डाउन, और पानी वापस किस में आ गया, आपका गार्ड सेल में आ गया, तो इसलिए स्टोमेटा क्या हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स वेरी वेल। और अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है, नाउ यू कैन आस्क मी योर क्यूरीज, नो हेजिटेशन इन आस्किंग द डाउट्स। ओके, होपफुली नाउ go through the content once more, go through the videos again and again, and best of luck. Thank you.